Hello to all of you. Myself Himanshu Mishra from Maharani Lakshmibai Medical College, Jhansi, Department of Pathology. Welcome to my YouTube channel Biology Classes. तो हम लोग बायोलॉजी NCERT क्लास 12th का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसका जो नाम है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। उसमें का आज का जो टॉपिक है वो है गुर बीजाणु जनन और परागण। तो गुर बीजाणु जनन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गुर बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित गुर बीजाणु बनाने की प्रक्रिया को गुर बीजाणु जनन कहते हैं। जो गुर बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन करके अगुणित गुर बीजाणु बनते हैं। गुर बीजाणु को जो मात्र कोशिका होती है उसके द्वारा अर्धसूत्री विभाजन होता है और उस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित गुर बीजाणु बनते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग गुर बीजाणु जनन कहते हैं। गुर बीजाणु जनन में 4 गुर बीजाणु बनते हैं जो प्रायः रैखिक चतुष्क रूप में विन्यासित रहते हैं। जो गुर बीजाणु जनन प्रक्रिया होती है इसके फलस्वरूप 4 गुर बीजाणु बनते हैं और ये एक रैखिक रूप से विन्यासित रहते हैं, जिसे हम रैखिक चतुष्क रूप कहते हैं। इस 4 गुर बीजाणुओं में प्रायः एक गुर बीजाणु ही सक्रिय रहता है। ये जो 4 गुर बीजाणु बनते हैं इनमें से प्रायः एक ही गुर बीजाणु सक्रिय रहता है और 3 ही गुर बीजाणु जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, जो ये एक गुर बीजाणु सक्रिय रहता है वही मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका होती है। शेष 3 गुर बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। जो शेष 3 गुर बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही गुर बीजाणु बचता है सक्रिय और वही हमारा मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश की प्रथम कोशिका होता है। इस प्रकार एक गुर बीजाणु से भ्रूण कोश बनने के विकास को एक बीजांडज कहते हैं। जो एक गुर बीजाणु से भ्रूण कोश बनने का जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग बीजांडज कहते हैं। मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश, जो मादा युग्मकोद्भिद होता है उसे भ्रूण कोश कहते हैं। तो यह एक अंडाकार बहुकोशिकीय संरचना होती है। जो भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद होता है वो अंडाकार और बहुकोशिकीय संरचना होती है। यह बीजांड काय में धंसी रहती है। मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश बीजांड काय में धंसा होता है। भ्रूण कोश एक पतली पेक्टिन और सेलुलोज की झिल्ली से ढका रहता है। जो भ्रूण कोश होता है वो एक पतली झिल्ली से ढका रहता है जो पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। भ्रूण कोश के अंदर साधारणतः 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो भ्रूण कोश है या मादा युग्मकोद्भिद उसमें साधारणतः 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक बड़ी कोशिका मध्य में, 3 बीजांड द्वार की तरफ एवं 3 निभाग की तरफ होती हैं। जैसे 7 कोशिकाएं होती हैं उसमें से एक बड़ी जो कोशिका होती है वो मध्य में पाई जाती है तथा 3 जो बीजांड द्वार की तरफ एवं 3 निभाग की तरफ होती हैं। सभी कोशिकाएं एक दूसरे से जीवद्रव्य तंतु द्वारा जुड़ी रहती हैं। जो सभी 7 कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से जीवद्रव्य तंतु द्वारा जुड़ी रहती हैं। इस प्रकार एक भ्रूण कोश में 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक होते हैं। तो एक जो मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश होता है उसमें एक भ्रूण कोश में प्राय 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रक होते हैं। भ्रूण कोश में निम्न कोशिकाएं पाई जाती हैं। भ्रूण कोश में निम्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1, अंड उपकरण, एग एपरेटस। यह भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की तरफ पाया जाने वाला 3 कोशिकाओं का समूह होता है। जो अंड उपकरण होता है वह भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की तरफ पाया जाता है और ये 3 कोशिकाओं का समूह होता है। इसके मध्य में अंड कोशिका और पार्श्व में 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये जो 3 कोशिकाओं का समूह होता है इसमें से जो बीच की जो कोशिका या मध्य की जो कोशिका होती है उसे हम लोग अंड कोशिका और जो अंड कोशिका के पार्श्व में
पाई जाती हैं, 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। सहायक कोशिकाओं में पार्श्व हुक एवं फिलीफॉर्म उपकरण पाया जाता है। जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उसमें पार्श्व हुक एवं फिलीफॉर्म उपकरण पाया जाता है। इन कोशिकाओं की दीवार या भित्ति निभाग वाले छोर पर पतली होती है। जो ये कोशिकाएं होती हैं, इनकी कोशिकाओं की जो दीवार होती है वो निभाग वाले छोर पर जो है पतली होती है। इन कोशिकाओं को के निम्न कार्य होते हैं। जो अंड उपकरण की जो 3 कोशिकाएं होती हैं उनके निम्न प्रकार से कार्य होते हैं। नंबर 1, बीजांड काय से पोषक पदार्थों का अवशोषण। ये जो कोशिकाएं होती हैं अंड कोशिकाएं, ये बीजांड काय से पोषक पदार्थों का अवशोषण करने में सहायता करती हैं। नंबर 2, पराग नली को आकर्षित करने वाले रसायनों का स्त्राव करती हैं। ये जो अंड कोशिकाएं होती हैं ये पराग नली को आकर्षित करने वाले रसायनों का स्त्राव करती हैं। अंड कोशिका सहायक कोशिका से बड़ी होती है। यह मादा युग्मक होता है। जो अंड कोशिका या एग सेल होती है वो सहायक कोशिका से बड़ी होती है और यही मादा युग्मक होता है। जो अंड कोशिका होती है यही मादा युग्मक होता है। इसकी दीवार या भित्ति बीजांड द्वार की तरफ मोटी तथा निभाग की तरफ क्रमशः पतली होती चली जाती है। जो अंड कोशिका होती है इसकी जो भित्ति होती है वो बीजांड द्वार की तरफ मोटी होती है तथा निभाग की तरफ धीरे धीरे क्रमशः पतली होती चली जाती है। फिलीफॉर्म उपकरण उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है। जो फिलीफॉर्म उपकरण होता है वो उपस्थित या अनुपस्थित भी हो सकता है। केंद्रक मध्य में होता है। निभाग की तरफ कोशिका द्रव्य घना होता है। जो कोशिका द्रव्य होता है वो निभाग की तरफ क्रमशः घना होता है। नंबर 2, प्रतिव्यासांत या प्रतिमुख कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स। प्रतिमुख कोशिकाएं ये भ्रूण कोश में निभाग की तरफ पाई जाने वाली 3 कोशिकाएं हैं। भ्रूण कोश में जो निभाग की तरफ पाई जाने वाली 3 कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम लोग प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। ये आकार में माप में भिन्न भिन्न होती हैं। ये इनका आकार जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ये आंतरिक बहुगुणता के द्वारा बहुकेंद्रकीय हो जाती हैं। इनमें आंतरिक बहुगुणन होता है जिसके फलस्वरूप ये बहुकेंद्रीय मल्टीन्यूक्लिएट हो जाती हैं। कोशिकाओं के अंदर बहुत से एंजाइम, लिपिड एवं प्रोटीन पाए जाते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं प्राथमिक कोशिकाएं, इसमें बहुत सारे एंजाइम और लिपिड व प्रोटीन पाए जाते हैं। ये भ्रूणकोश की कायिक कोशिकाएं हैं और बीजांड काय से पोषण प्राप्त करने में सक्रिय योगदान देती हैं। ये जो प्रतिमुख कोशिकाएं हैं ये भ्रूणकोश की कायिक कोशिकाएं होती हैं जो कि बीजांड काय से पोषण प्राप्त करने से सक्रिय योगदान देती हैं। ये कोशिकाएं शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। जो प्रतिमुख कोशिकाएं हैं एंटीपोडल सेल्स, ये शीघ्र ही नष्ट भी हो जाती हैं। फिर है नंबर 3, केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल्स। यह भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है। जो केंद्रीय कोशिका होती है वह भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका होती है। जो भ्रूण कोश के द्वारा घिरी होती है। जो केंद्रीय कोशिका होती है वो भ्रूण कोश के द्वारा घिरी रहती है। इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक एवं संग्रहित भोज्य पदार्थ पाया जाता है। जो केंद्रीय कोशिका होती है इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं एवं इसमें संग्रहित भोज्य पदार्थ भी रहता है। कोशिका द्रव्य में गाल्जी काय की अधिकता होती है। जो कोशिका द्रव्य होता है भ्रूण कोश का उसमें गाल्जी काय की अधिकता होती है। इस प्रकार एक प्रारूपी पुष्पीय पादप का भ्रूण कोश 8 केंद्रीय तथा 7 कोशिकीय होता है। एक जो प्रारूपी पुष्पीय पादप होता है उसका जो भ्रूण कोश होता है उसमें प्रायः 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय होता है।
इस फिगर में भ्रूण कोश के डेवलप होने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। अब हम लोग आते हैं परागण, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पराग कणों का पराग कोश से मुक्त होकर विभिन्न विधियों द्वारा उसी पुष्प या जाति के अन्य पुष्प के जायांग की वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। जो परागण की प्रक्रिया होती है उसमें पराग कणों का जो है पराग कोश से मुक्त होना और उसके बाद में विभिन्न विधियों द्वारा उसी पुष्प या जाति के अन्य पुष्प के जायांग की जो वर्तिकाग्र होता है, स्टिग्मा, वहाँ तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है उससे हम लोग पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। जो परागण होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। परागण के प्रकार, परागण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपरागण एवं परपरागण। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, जब एक पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया में जब कोई एक पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प और उसी पुष्प के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर होता है तो उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण दो प्रकार से हो सकता है। जो स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है वो मुख्यतः दो प्रकार से घटित होती है। नंबर 1 स्वयुग्मन, ऑटोगैमी। इस प्रकार के स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, अर्थात यह परागण एक ही पुष्प में होता है। जब स्वपरागण की प्रक्रिया में जो एक पुष्प होता है उसके जो परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग स्वयुग्मन या ऑटोगैमी कहते हैं। सजात पुष्पी परागण, जब एक पुष्प के परागण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, अर्थात सजात पुष्पी परागण एक ही पौधे में उपस्थित अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है। जो सजात पुष्पी परागण होता है इस प्रक्रिया में एक पुष्प के जो परागण होते हैं जो उसी पौधे के एक ही पौधे पे जो कई पुष्प होते हैं उसमें से जो एक पुष्प है उसके परागण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब पहुँचते हैं, यानी कि जब सजात पुष्पी परागण एक ही पौधे में उपस्थित होता है जो कि अलग अलग पुष्पों के मध्य होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग सजात पुष्पी परागण कहते हैं। स्वपरागण के लिए पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन, जो स्वपरागण के हैं उसके लिए पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन। जिन पौधों में स्वपरागण होता है वे कुछ विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं जो निम्न प्रकार हैं। स्वपरागण की प्रक्रिया के फलस्वरूप कुछ विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं जो इस प्रकार हैं। उभयलिंगता, जो पौधे स्वपरागण करते हैं वह उभयलिंगी पुष्प होते हैं, यानी कि जिसमें स्वपरागण की प्रक्रिया होती है वो उभयलिंगी पुष्प होते हैं जिनमें नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं। समकाल पक्वता, ऐसे पौधों के पुष्पों में पुमंग एवं जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं। जिन पौधों के पुष्पों में पुमंग और जायांग जो है वो एक साथ परिपक्व हो जाते हैं उसे समकाल पक्वता कहते हैं और ऐसा स्वपरागण वाले पुष्पों की में पाया जाता है। उदाहरण मिराबिलिस एवं कैथेरेंथस एक्सेट्रा। फिर है अनुन्मील्यता, कुछ पौधों में पुष्प कभी खिलते ही नहीं हैं, हमेशा बंद रहते हैं। इन पुष्पों में आवश्यक रूप से स्वपरागण ही होता है। कुछ पौधे जो होते हैं उसके पुष्प कभी नहीं खिलते हैं, वो हमेशा बंद ही रहते हैं। जो इस प्रकार के पुष्प होते हैं उसमें स्वाभाविक रूप से स्वपरागण
ही आवश्यक होता है। अतः इस प्रकार के पुष्पों को हम लोग अनुन्मील्यता कहते हैं। जैसा कि वायोला, कनकोवा, जंकस, ड्रोसेरा, ऑक्जेलिस आदि पुष्पों में पाया जाता है। फिर है स्वपरागण का महत्व। स्वपरागण का महत्व, लाभ, एडवांटेज। इसमें परागण सुनिश्चित एवं परागकण कम खर्च होते हैं। जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है इसमें परागण सुनिश्चित होता है एवं परागकण जो है वो कम खर्च होते हैं। इसमें समयुग्मकी संतति बनते हैं। स्वपरागण के फलस्वरूप समयुग्मजी संतति बनते हैं। इसका उपयोग प्योर लाइन को बरकरार रखने में होता है। यह अनिश्चित काल तक किसी भी जात की सर्वोच्चता को बरकरार रखता है। जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है इसके फलस्वरूप अनिश्चित काल तक किसी भी जात की जो है सर्वोच्चता बरकरार रहती है। इसमें पौधों को ज़्यादा परागण बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है इसमें जो परागकण बनने की ज़्यादा परागकण बनाने की ज़रूरत किसी भी पौधे को नहीं होती है। फिर है नुकसानदायक एवं बेकार लक्षणों को प्राकृतिक रूप से निकाल दिया जाता है। जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है इसके फलस्वरूप जो नुकसानदायक एवं बेकार लक्षणों वाले प्राकृतिक रूप से निकाल दिए जाते हैं। फिर है हानियाँ। स्वपरागण की जो हानियाँ होती हैं, डिसएडवांटेज। नए लक्षण विकसित नहीं होते हैं। जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है इसके फलस्वरूप जो है नए लक्षण विकसित नहीं होते हैं। विभिन्नता एवं वातावरण में अनुकूलता में कमी आती है। विभिन्नता एवं वातावरण में जो अनुकूलता होती है उसमें भी कमी आ जाती है। समय के साथ रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जो स्वपरागण की प्रक्रिया होती है इसके फलस्वरूप समय के साथ साथ रोगों के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता वो भी पौधों में कम हो जाती है। प्रबलता एवं जीवन क्षमता कम होने के कारण समय के साथ उपज कम होती है। प्रबलता एवं जीवन क्षमता कम होने के कारण समय के साथ उपज भी कम होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग अब यहीं तक पढ़ेंगे और आगे का जो है पर परागण वो हम लोग अब दूसरी वीडियो में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद।